हेलो नॉलेज के दीवानों, कैसे हैं आप सब। आप कह रहे होंगे सर ये ट्रांसफॉर्मर का पीछा तुमने कैसे घेर लिया। तो देखिए पीछा मैंने इस वजह से घेर लिया इसका, क्योंकि हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, इसका प्रिंसिपल पढ़ लिया, इसकी वर्किंग पढ़ ली, लेकिन इस ट्रांसफार्मर भैया के हमने क्वेश्चन नहीं करें जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज हम उन सभी क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन ट्रांसफार्मर भैया का पीछा छोड़ देते हैं, रख देते हैं और शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। द आउटपुट ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज मेजर्ड टू बी 20 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू ए 12 वाट बल्ब, लाइट बल्ब। द वैल्यू ऑफ द पीक करंट इज, तो पीक करंट की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 24 वोल्ट है यहाँ पर, ठीक है, और 12 वाट बल्ब है। 12 वाट का जो बल्ब है ये आपका वाट है और ये आपका वोल्ट है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप कैसे करेंगे। सबसे पहले एक सुंदर सा छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये मैंने एक डायग्राम बना लिया ट्रांसफार्मर का। ये इसकी कोर है, आप सभी को पता है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है और ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है। ये ट्रांसफार्मर की कोर है। कोर कैसी होती है नॉलेज के दीवानों, सॉफ्ट आयरन की। कैसे, सॉफ्ट आयरन। ये जहां पर हम करंट इनपुट सप्लाई देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं, ये है प्राइमरी कॉइल, और जहां से हम सप्लाई लेते हैं ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल। अब ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसमें आपने क्या किया, 12 वाट का बल्ब लगाया है। तो जब इसमें 12 वाट का हम बल्ब लगा रहे हैं तो देखिए मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर देता हूँ। 12 वाट का बल्ब मैंने कनेक्ट किया हुआ है। इसके जो पावर है इसे यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, और यहाँ मैं लिखता हूँ उसकी पावर कितनी गिवन है आपको, 12 वाट। तो पावर इज इक्वल टू 12 वाट। कितने वोल्ट गिवन है, देखिए ये प्राइमरी है, प्राइमरी कॉइल है, ये आपकी सेकेंडरी कॉइल है। कितने वोल्ट है सेकेंडरी में, आउटपुट जो होती है वो कहाँ होती है, सेकेंडरी होती है। और सेकेंडरी में कितने वोल्ट गिवन है, 24 वोल्ट है। तो यहाँ पर 24 वोल्ट है आपके सेकेंडरी कॉइल में, जो कि इस 12 वाट के बल्ब में जा रहे हैं, वो 24 वोल्ट है। अब इन्होंने पूछा है कि पीक वैल्यू, द वैल्यू ऑफ द पीक करंट इज। अब ये जो पीक वैल्यू पूछी गई है ना, ये इसमें जो करंट जाएगा उसकी पूछी गई है। तो देखिए सबसे पहले ये जो आपको वोल्टेज है 24 वोल्ट, ये कौन सा वोल्ट है, ये आपके सेकेंडरी के वोल्ट है। तो हम इसे लिखेंगे VS, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 24 वोल्ट। उसके बाद में यहाँ पर पावर है, ये भी आपकी सेकेंडरी की पावर है। इस सेकेंडरी की पावर को आप आउटपुट पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 12 वाट, 12 वाट की पावर है। और अब ये करंट पूछ रहे हैं, करंट के भी इन्होंने एक बहुत ही तकड़ा लोचा दे दिया है, और वो लोचा ये है, पीक वैल्यू पूछी है। और पीक वैल्यू ये होती है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि I0 पीक वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन दोनों का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का इस्तेमाल करके हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल आई की वैल्यू। और एक बात ध्यान दें, जब आप यहाँ पर एसी करंट अप्लाई कर रहे हो, ऐसी एसी वोल्टेज दे रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपको करंट मिलेगा वो भी अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा, लेकिन वो जो अल्टरनेटिंग करंट होगा इस टाइम जो आपको मिलेगा वो RMS वैल्यू होगी, पीक वैल्यू नहीं होगी। लेकिन इन्होंने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, नॉलेज के दीवानों को कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन नॉलेज के दीवाने कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि पीक वैल्यू कह दिया, तो पहले आप RMS वैल्यू निकाले फिर पीक वैल्यू तो निकाल ही लोगे आप। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, आप सभी जानते हैं पावर का जनरल सुंदर सा फॉर्मूला होता है, P = V × I, सबको पता है। अब जब पावर की बात चल रही है, S वाली, तो सब में S लगा दीजिए। तो यहाँ पर हो गया पावर S, यानी कि सेकेंडरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल का मतलब क्या है, पावर आउटपुट। यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज है ये, यहाँ पर सेकेंडरी में जो आपको करंट मिलेगा वो है। अब पहले इस IS को निकालिए, और ये जो IS है ये क्या है, RMS वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट है ये। ठीक है, बात आगे समझो, CURRENT है, ये छोटा सा है ना, सुंदर सा छोटा सा नन्ना नन्ना सा मुन्ना सा। यहाँ से देखिए P की वैल्यू रखिए 12 वाट, ठीक है, V की वैल्यू रखिए 24, IS यहाँ से निकाल लीजिए। तो IS जब आप निकालोगे, IS = हो जाएगा 12/24। अब 12/24, 12 1 12 और 12 2 24, तो 1/2,
और 1/2 को तुम डिवाइड करते हो तो पता है सुंदर सा 0.5 आता है, और ये क्या है, एम्पियर है। इसे लगाना ना भूलें, एम्पियर चाचा को ना भूले लगाना, क्योंकि अगर आप बोर्ड के क्वेश्चन में एम्पियर चाचा को भूल जाएंगे तो ये समझ लो आधा नंबर आपका खत्म। जब कॉपी चेक की जाती है बोर्ड की तो वहां पर यूनिट को स्पेशली चेक किया जाता है कि बच्चे ने यूनिट लिखी है या नहीं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आप नॉलेज के दीवाने हैं, आप जरूर लिख कर आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आईएएस, और यही आईएएस किसका बराबर है, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। अब सवाल चलता है कि ये क्या होगी, पीक वैल्यू क्या होगी। तो अल्टरनेटिंग करंट का जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको वैल्यू बताई गई होंगी कि एक पीक वैल्यू होती है, एक आरएमएस वैल्यू होती है, जिसे हम इफेक्टिव वैल्यू भी कह देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में एक रिलेशन होता है, और वो रिलेशन ये है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। इसी तरीके से होता है वी आर एम एस भी, वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2। लेकिन अभी हमें इन वाले चाचा से काम नहीं है, इन वाले भाई साहब से काम है, आर एम एस से। ठीक है, तो यहां हमें ये चाहिए, ये हमारे पास है, तो आई नॉट की वैल्यू क्या बनेगी यहां से, जल्दी बताओ। तो आई नॉट बन जाएगा आई आर एम एस इंटू √2, और ये जो आई आर एम एस है ये सेकेंडरी करंट जो हमें मिल रहा है, सेकेंडरी कॉल में जो करंट मिल रहा है वो आर एम एस वैल्यू है। इसे बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, एवरेज वैल्यू तो आपको पता है ओवर द वन कंप्लीट साइकिल एवरेज वैल्यू करंट की कितनी होती है, 0 होती है, तो एवरेज वैल्यू तो रहना सर। तो अब कौन सी मिली आपको, आरएमएस वैल्यू मिली। अब इस आरएमएस वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं 0.5, लेकिन ये अंडर भाई साहब आ रहे हैं। अब इन अंडर भाई साहब को कैसे निकाले, √2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 1.414। अब इसे जरा मल्टीप्लाई करना कितना आया, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करने पर आएगा 0.707। ठीक है, ये मिलेगा आपको। अब इसके बाद में एम्पियर लगा दीजिए, कहानी खत्म। ठीक है, 0.707 एम्पियर मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा आपका, और ये जो 0.70707 होता है ना, ये 1/√2 की वैल्यू होती है। तो यहां पर आप आई नॉट की वैल्यू 1/√2 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आपने देखा सिंपल था, सिंपल था, कुछ नहीं था। अगर यहां तक बात होती तो बड़े आराम से आप निकाल देते, बड़े ही हंसते खेलते, जैसे कोई बैट बॉल खेल रहे हो। ठीक है, लेकिन बैट बॉल खेल बड़ा टिपिकल खेल है, मुझसे आज तक नहीं आया। ठीक है, चलो अब ये यहां पर होता है 0.5 एम्पियर आ गया, लेकिन इन्होंने पंगा कहां कर दिया, पंगा इन्होंने यहां अटका दिया जब इन्होंने पीक वैल्यू पूछ लिया। ठीक है, तो पीक वैल्यू का आपको फॉर्मूला ये मिल गया, इस फॉर्मूले से ड्राइव होकर गया, इसमें वैल्यू रख के निकाल दी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं 3 तक गिन रहा हूं, से जल्दी से मिटाइए मेरा डस्टर। 1 1 2 3 गो। ठीक है, इसे मैं रफ कर दूंगा, ये कर दिया है रफ। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेजेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसका मतलब एक स्टेटमेंट करेक्ट है, आर का मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपको चेक करना है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से मैंने खींचकर निकाले हैं, तो इन्हें ध्यान से आप कर लेना। हो सकता है को ऊपर वाले ने अगर साथ दिया तो ये क्वेश्चन यूं ही के यूं ही आपको रखे हुए मिल जाए। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिटेड ओवर ए लार्ज डिस्टेंस एट हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट या आर करेक्ट। अब पहला पढ़ते हैं, फॉर ए गिवन पावर लेवल देयर इज ए लो करंट। तो देखिए जब भी मैंने आपको बताया था, पिछले सेशन में जब बात हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि पावर ट्रांसमिशन जब होता है तो पावर ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पर होता है। ठीक है, ये जो लाइन होती है इसमें 11,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट, 1,32,000 वोल्ट हाई वोल्टेज पर होता है। ठीक है, तो जब मैंने बताया था आपको कि वोल्टेज हाई होते हैं तो वहां पर करंट कैसा होता है, वहां पर करंट आपका लो होता है। अगर वोल्टेज हाई है तो करंट लो है, लेकिन आप इस बात पे मत जाना, इस बात पे मत जाना, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड ये पॉइंट अटका सकता है कि V तो I के प्रोपोर्शनल होता है, जैसा कि आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है ना, पक्का पढ़ा है ना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I।
ठीक है। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हो तो V इज इक्वल टू आई आर आ जाता है। तो वहां तो V बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, I बढ़ रहा है तो V भी बढ़ रहा है, V घट रहा है तो I घट रहा है, I घट रहा है तो V घट रहा है। लेकिन ये बात सिर्फ ओम्स लॉ में है जब तक आप वोल्टेज को दे रहे हैं और पोटेंशियल देख रहे हैं तब। लेकिन अगर आप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं तो ट्रांसफार्मर की पावर बराबर रहती है इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर है। तो उसे जितनी पावर आपने दी है इनपुट में और जितनी पावर वो आउटपुट में निकाल रहा है वो दोनों सेम रहेंगी। अब पावर तुम्हारे पास है, पावर क्या है? पावर किसका प्रोडक्ट है? वोल्टेज का और करंट का। तो अगर आपने उस गिवन पावर में से आई को घटा दिया तो वोल्टेज अपना आप बढ़ जाएगा, क्योंकि उसे पावर को बराबर रखना है। और अगर उस पावर में आपने आई को बढ़ा दिया तो वोल्टेज अपना आप घट जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ये ओम्स लॉ का भी वॉयलेशन नहीं है। कभी समझ लो कि ओम्स लॉ में तो ये पढ़ाया गया था कि V प्रोपोर्शनल आई प्रोपोर्शनल V। समझ रहे हो ना? जो बच्चे से ध्यान से समझ रहे होंगे वो कहेंगे सर जी मजा ही आ गया एकदम आपकी बात में, सच में दिमाग में स्ट्राइक कर दिया आपने, बिल्कुल सही करें आप। और मुझे इसी बात के ऊपर लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना अपने दोस्तों में, नॉलेज के दीवानों में। चलिए अब हाई वोल्टेज पर बात चलती है। तो हाई वोल्टेज है तो करंट कैसा होगा? लो होगा। ठीक है। तो अब इसमें बात ये आती है, पहला ऑप्शन ये है फॉर ए गिवन पावर लेवल देयर इज अ लो करंट। तो जब पावर लेवल हमारा गिवन होता है जहां जा रहा है तो वहां पर करंट लो होता नहीं। तो भाई साहब ये बात बिल्कुल सही बता दी इन्होंने। और जब ये बात सही बता दी तो इस पर राइट लगा लो जल्दी से, बिना सोचे समझे फटाफट। ठीक है। डस्टर बार बार गिर रहा है मेरा। अब देखिए दूसरा, लोअर करंट इंप्लाइज लेस पावर लॉस। जहां पर लोअर करंट होता है वहां पर पावर लॉस लेस होता है। कैसे होता है? क्योंकि आपको बताया गया था बच्चों के पावर लॉस जो होता है P जो होता है वो बराबर होता है I स्क्वायर R के, यानी कि पावर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द करंट। अब यहां पर ये वैल्यू कम हो गई तो ये भी तो कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सीधी सी बात है। तो अगर लो करंट है तो पावर लॉस भी कैसा होगा? हिंदी में लिख दूं, कम होगा। अगर लो करंट है तो पावर लॉस भी कम होगा। ठीक है, पावर लॉस भी कम होगा। ठीक है, मातृभाषा में आ जाते हैं, ज्यादा वो उसकी जरूरत नहीं है, आ जाओ। ठीक है, अब इसमें बात आ जाती है पावर लॉस। तो ये भी बात इसकी सही है, बिल्कुल सही है। ट्रांसमिशन लाइन कैन बी मेड थिनर, ये बात गलत है, ये गलत है, ये नहीं चलेगी। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जब तुमने देखा होगा खंभों से तार आते हैं तो बड़े बड़े बारीक तार होते हैं क्या, या मोटे तार होते हैं बताओ, जिन पर बंदर अपना डांस करते हैं। ठीक है, लटकते कूदते, काफी मोटे तार होते हैं ना वो। तो उनका जो एरिया होता है वो थिक होता है, थिन नहीं होता। तो ये वाली बात बिल्कुल सरासर अगर गलत है, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम इस बात को। इसे बिल्कुल क्रॉस कर दो, यहां भी क्रॉस लगा दो, इस पर बिल्कुल गलत है ये बात। ठीक है, अब इसमें आ जाता है इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज एट द रिसीविंग एंड यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये क्या कहेंगे, दोबारा से समझ लो इसे। इट इज इजी टू रिड्यूस द वोल्टेज, क्या ये इजी है कि आप वोल्टेज को घटा सकें जहां पर आप क्या कर रहे हो, उसे रिसीव कर रहे हैं? क्या ये सही है कि आप वोल्टेज को घटा सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मम्मी ने बताया था कि ट्रांसफार्मर से हम वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं और ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को घटा भी सकते हैं। तो अब होता क्या है, ये पूरा खेल क्या है, ये पूरी पिक्चर क्या है, अब मैं दिखाता हूं। तो अपनी स्टडी चेयर पर बैठ जाइए और मौसम बदलने वाला है, बदलने वाला भाई, बिगड़ने वाला नहीं है, बदलने वाला। देखो अब जरा जल्दी से। तो ये मैंने पावर ट्रांसमिशन लाइन ले ली। ठीक है, यहां पर मैं इस पावर ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज फ्लो करूंगा, हाई वोल्टेज फ्लो करूंगा। तो हाई वोल्टेज कब फ्लो होगा, जब यहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर लगाओगे आप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। बिल्कुल सही बात। लेकिन अब ये 11,000 वोल्ट 44,000 वोल्ट क्या आपके घर में आती है लाइन? नहीं आती ना। घर में कितने वोल्टेज आते हैं? 220 वोल्ट। फिर क्या होता है, फिर क्या दिक्कत है? यहाँ तो आप बता रहे हो सर कि 11,000 44,000 1,32,000 वोल्ट, लेकिन हमारे घर में तो बस 220 वोल्ट ही आते हैं। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं, हमने हाई वोल्टेज लाइन पर करंट पास तो कर दिया, लेकिन उससे पहले एक ट्रांसफार्मर और लगता है जो कि होता है स्टेप डाउन। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके निकालेगा लो वोल्टेज, यानी कि 220 वोल्ट। और ये हमारे ये वाली लाइन हमारे कहां पर जाएगी, होम में जाएगी, हमारे घर पर जाएगी। ठीक है, तो यहां से हमने वोल्टेज को बढ़ाकर कर लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर पावर लॉस कैसा हो गया, पावर लॉस कम हो गया, कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वोल्टेज कैसा है, हाई, और हाई वोल्टेज होता है तो करंट कैसा होता है बच्चों, करंट लो हो जाता है। ठीक है,
तो पावर लॉस कम हो गया क्योंकि P इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R। यहाँ पर करंट कम है तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। अब जितना करंट, जितना वोल्टेज हमने बढ़ाकर पावर लॉस को कम कर दिया, तो उस वोल्टेज को दोबारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाकर हम उसे 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर अपने घरों को लाइन भेज देंगे कि भैया आराम से बत्ती जलाओ। समझ गए? तो ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट है। फिर आगे के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? ओके, तो हमने देखा पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया था, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के मैं दोबारा से आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कौन कौन सा सही था। पहला ऑप्शन, ठीक है, यानी कि A, B, C गलत था और 4th वाला सही था, ठीक है, क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही थी, इस वजह से मैं बता नहीं पाया। वैसे मज़ा आ रहा वीडियो में, एक्टिंग बढ़िया लग रही है? नहीं, बस क्या करो सर, एक्टिंग के तो पैसे ही हैं। ओके चलो, तो अब ये देखो, इसमें बात ये है कि ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर एट 2300 वोल्ट, यानी कि 2300 वोल्ट, ठीक है, 2300 वोल्ट टू द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद इट्स प्राइमरी वाइंडिंग having 400 turns. What should be the number of the turns in the secondary winding in order to get the output power at 220 volt? आउटपुट पावर 220 वोल्ट पर मिल रही है। तो देखो, इन्होंने सबसे पहले हमें जो 2300 वोल्ट दिए हैं, ये किस में दिए हैं? हमने इनपुट पावर यानी कि प्राइमरी कॉइल में दिए हैं, प्राइमरी कॉइल में, ठीक है। और ये 230 वोल्ट है, ठीक है, 230 वोल्ट है ये, और ये 2300 वोल्ट है, यानी कि 2300 वोल्ट। अब यहाँ पर ट्रांसफार्मर ड्रॉ कर लो पहले आप। ये यहाँ पर अब मैं लीनियर डायग्राम बना रहा हूँ बस। ये प्राइमरी कॉइल हो गई और ये सेकेंडरी कॉइल हो गई। प्राइमरी कॉइल, ठीक है, और ये वाली जो है ये है आपका सेकेंडरी कॉइल, ठीक, ये प्राइमरी कॉइल। अब देखिए यहाँ पर प्राइमरी कॉइल में कितने वोल्टेज गए? 2300 वोल्ट। ट्रांसमिशन लाइन फीड इनटू इनपुट पावर एट, तो ये यहाँ पर जो जा रहे हैं वो कितने वोल्ट जा रहे हैं? 2300 वोल्ट, 2300 वोल्ट। तो ये कौन सा वोल्ट है? प्राइमरी वोल्ट है ये, तो वीपी कर देना, कोई दिक्कत की तो बात नहीं है। चलो ठीक है। उसके बाद में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है ये। उसके बाद में इट्स प्राइमरी वाइंडिंग हैविंग 400 टर्न्स, तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न्स हैं एनपी वो कितने हैं? 400 टर्न्स, ठीक है। उसके बाद में व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी वाइंडिंग, यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे? व्हाट शुड बी द, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट द आउटपुट पावर एट 230 वोल्ट। पावर जो आउटपुट पावर कितने वोल्ट पर है? 230 वोल्ट पर। तो ये आपका Vs है, और Vs कितना है? 230 वोल्ट, ठीक है। बात आगे समझ में? थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा दूं, जो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ध्यान से सुन लेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में ये नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न है और ये नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न है। तो आपको पता है नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न यानी कि प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न में से कौन से टर्न्स ज़्यादा होते हैं, कौन सी वाइंडिंग यानी कि कॉपर वायर को जो हम लिपेट रहे हैं किस में ज़्यादा टर्न्स लगाएंगे, प्राइमरी में या सेकेंडरी में। तो अगर ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी में जो टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं और प्राइमरी में टर्न्स ज़्यादा होते हैं। तो सेकेंडरी में टर्न्स कम हुए, प्राइमरी में ज़्यादा हुए, ठीक है। अब वोल्टेज की बात आ जाती है, ये प्राइमरी वोल्टेज है और ये सेकेंडरी वोल्टेज है। तो स्टेप डाउन क्या कर रहा है? वोल्टेज को कम कर रहा है, वोल्टेज को कम कर रहा है ना, डाउन कर रहा है। तो जब वोल्टेज को कम कर देगा, ये वोल्टेज को डिक्रीज कर देगा, तो प्राइमरी वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी वोल्टेज इसमें कम होता है। अब हम देखेंगे कि क्या हमारा ये वेरीफाई कर रहा है, ये जो हमने चीज़ पढ़ी क्या है, सही है या वैसे ही बकवास बात है। तो वैसे ही बकवास बात है या सही है, इसका पता अभी हम लगाएंगे। तो आप लोगों को पता है ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोगों को पता है एक फॉर्मूला, मैंने पिछले जो सेशन हुआ था जिसमें ट्रांसफार्मर की वीडियो डाली थी उसमें मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, NS ओवर NP, NS ओवर NP इज इक्वल टू VS ओवर VP इज इक्वल टू IP ओवर IS। ये कंप्लीट फॉर्मूला है जो हमें नंबर ऑफ टर्न्स में, वोल्टेज में और करंट में रिलेशन बताता है। तो अब हमें इस फॉर्मूले का, सिर्फ इतने फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, सिर्फ इतने का, ठीक है।
अब इसे यहाँ को निकाल लीजिए सिर्फ इतने का, NS ओवर NP बराबर VS ओवर VP। तो NS कितना है आपके पास में, सेकेंडरी टर्न्स कितने, तो सेकेंडरी टर्न्स तो हमारे पास है ही नहीं सर जी। ओके, आ जाएंगे बेटे, टेंशन मत लो, आ जाएंगे। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स कितने हैं, 400 ही था ना, देख लो एक बार। हाँ चलो, उसके बाद में सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, सेकेंडरी वोल्टेज है 230 वोल्ट है। प्राइमरी वोल्टेज कितना है 2300। ठीक है, अब यहाँ से NS निकाल सकते हो आप, ये यहाँ वो पहुँच जाएगा, बिल्कुल सही करो सर जी, 230 अपॉन 2300, ये इधर डिवाइड में इधर पहुँच कर ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू 400। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल। ठीक है, कितने टर्न्स हैं, 400 टर्न्स। ठीक है, तो 400 टर्न्स आ गए ना। ठीक है, उसके बाद में 230, सब कुछ ठीक तो है। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स, प्राइमरी वोल्टेज हमने ठीक रखा है। सेकेंडरी वोल्टेज हमें निकालना है, सेकेंडरी टर्न्स जो हमें निकालने हैं सेकेंडरी के मतलब प्राइमरी के, NS ओवर NP, ये यहाँ पर फॉर्मूला गलत लिख दिया ना ये, ठीक है ना, ये फॉर्मूला गलत हो गया। अब ये फॉर्मूला कैसे गलत हो गया, कहाँ गया मेरा वो दिखाओ, NS ओवर NP बराबर VS ओवर VP, कहाँ गलत हो गया यार, कहाँ गलत हो गया। करो अब यहाँ से जल्दी से इसे सॉल्व करो, पहले तुम आगे जो होगा देखा जाएगा। अब इसे हटाओ, यहाँ से कितने टाइम कैंसिल हो गया ये बताइए, ये टाइम कैंसिल हो गया 1 0 10 टाइम। ठीक है, 10 की 400 में 4 यानी कि 40 टर्न्स आ रहा है, कहाँ गड़बड़ हो गई यार। ठीक है, कहाँ दिक्कत हो गई, NS ओवर NP बराबर VS ओवर VP। फोर 400 टर्न्स ही तो लिख रहे हैं इसमें, हैविंग 400 टर्न्स। ठीक है, ये रहे 400 टर्न्स, तो फिर आपके कमेंट कैसे आ रहे हैं, कमेंट तो आने नहीं चाहिए ना, 400 टर्न्स है तो 400 टर्न्स ही करो ना। VS कितना है हमारे पास में 230 वोल्ट, VP कितना है प्राइमरी वोल्ट जो है इतना है 2300, बस। तो अब ये यहाँ निकाल दो, 40 टर्न्स आएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व, 40 टर्न्स। ओके, ठीक है, अब देखते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ये जो आपका फॉर्मूला आया, फॉर्मूला भी ठीक है, ये वैल्यूज भी ठीक है, ये वैल्यू पुट करिए आपने, NS ओवर NP बराबर VS ओवर VP। NS हमें फाइंड आउट करना है, NP हमारा कितना है 400 है, VS हमारा कितना है 230 है। ओके, ये रख दिया हमने। VP कितना हमारा 2300 है, 2300 ये आ गया। अब सिर्फ आपको सेकेंडरी में टर्न्स कैलकुलेट करने हैं, तो जब सेकेंडरी में टर्न्स करोगे ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो 230 इंटू 400 अपॉन 2300, इससे काटा आपने, कितना बचा, 20 से 20 कैंसिल, 230 10 टाइम्स हो गया, 10 की 4 में मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ गया 40 टर्न्स आ गया। बिल्कुल सही आंसर है, कमेंट्स आपके में कोई थोड़ी दिक्कत है, आप चेक कीजिए, 40 ही आंसर आएगा, 40 टर्न्स। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए आप, अभी मैंने आपको देखा था कि हम वेरीफाई करेंगे कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी टर्न और सेकेंडरी टर्न में से कौन से ज्यादा होते हैं। तो देखिए प्राइमरी टर्न्स यहाँ पर कितने दिए गए आपको, 400 दिए गए। तो अब देखिए सेकेंडरी टर्न्स कितने निकल कर आ रहे हैं आपके, 40 निकल कर आ रहे हैं। तो कंडीशन वेरीफाई है या नहीं। ओके, अब यहां पर देखिए VP प्राइमरी वोल्टेज कितना है आपका 2300, ये रहा 2300। सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 230। तो इससे हमें पता लगा स्टेप डाउन में वोल्टेज भी कम हो जाते हैं, स्टेप डाउन में सेकेंडरी में वोल्टेज भी कम हो जाते हैं, और स्टेप डाउन में सेकेंडरी में टर्न्स भी कम होते हैं प्राइमरी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, सो उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, अब देखिए जरा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन पर बात ये आती है, द
द लाइन दैट ड्रॉज पावर सप्लाई टू योर हाउस फ्रॉम स्ट्रीट हैज, जो लाइन हमारे पावर सप्लाई के आ रही है हमारे गलियों तक फ्रॉम स्ट्रीट, यानी कि गलियों से आ रही है, तो उसमें क्या होता है, जीरो एवरेज करंट होता है क्या। तो एक बात ध्यान रख लो, इसे मैं रफ कर दो अगर आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, कर देते हैं भाईजान। ओके, अब यहां पर अब बात ये आती है, देखिए अल्टरनेटिंग करंट का आपने ये टेढ़ा मेढ़ा सा डायग्राम तो देखा ही होगा। बोले सर जी हाँ देखा, ये तो डायग्राम बहुत देखा अल्टरनेटिंग करंट का, ये इसका टाइम है। ठीक है, यहां पर ये जब अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम है तो ध्यान से देखो, ये यहां से लेकर यहां तक वन कंप्लीट साइकिल होता है। जहां मेरे डॉट डॉट्स दिख रहे हैं ना बड़े से, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक वन कंप्लीट साइकिल है। अब इस वन कंप्लीट साइकिल में आधा पार्ट किस पर जा रहा है, पॉजिटिव पर, आधा पार्ट किस पर जा रहा है, निगेटिव पर, और जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है। और जब जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल। तो एवरेज ओवर वन कंप्लीट साइकिल करंट के लिए, यानी कि एवरेज, बार बार ए क्यों छूट रहा है, एवरेज करंट, तो एवरेज करंट कितना हो जाएगा, जीरो। किसके लिए, वन कंप्लीट साइकिल। ठीक है, ये कंप्लीट है, छोटा सा लिख दिया शॉर्ट फॉर्म में। अब देखें हम एवरेज वोल्टेज, तो एवरेज वोल्टेज भी कितना होगा, जीरो होगा। किसमें, वन कंप्लीट, ये माइनस नहीं है, वन कंप्लीट साइकिल में। ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल में एवरेज वोल्टेज भी जीरो होगा और एवरेज करंट भी जीरो होगा। तो इसका मतलब इन्होंने पहला ऑप्शन में दिया जीरो एवरेज करंट, जीरो, मैं दिख रहा हूं, ठीक है, जीरो एवरेज करंट। तो ये बात सही है या गलत है, देखो आप ध्यान से, आधा जितना ऊपर पॉजिटिव में जाएगा उतना ही निगेटिव में, टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद में 220 वोल्ट एवरेज वोल्टेज। तो यहां पर अगर माना हमें कहीं पर 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, तो वो एवरेज वोल्टेज नहीं होते हैं, वो वोल्टेज की कौन सी वैल्यू होती है, वो वोल्टेज की, नॉलेज के दीवानों, आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, कौन सी वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये 220 वोल्ट क्या एवरेज है, नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है ऑप्शन। अब आ जाते हैं वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। तो देखो एक बात ध्यान रखो, वोल्टेज और करंट में जो 90 डिग्री का फेज होगा वो दो चीजों में होगा, उन दो चीजों को पकड़ के रख लो। ठीक है, या किसी में वोल्टेज आगे होगा तो किसी में करंट आगे होगा, और वो दो चीजों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, और वो दो चीजें हैं आपकी, इंडक्टर एंड दूसरा है कैपेसिटर। ठीक है, इंडक्टर में आपका वोल्टेज आगे होता है, करंट होता है पीछे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री। लेकिन कैपेसिटर में करंट आगे होता है और वोल्टेज आपका पीछे होता है, कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। तो इन दोनों में तो है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि क्या वोल्टेज एंड करंट आउट ऑफ फेज बाय 90, क्या ये 90 से आउट ऑफ फेज है वोल्टेज और करंट, तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। अब बात चलती है अगले और इस पर, कि वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरेंट, क्या है ये, डिफरिंग, अच्छा ठीक है, वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरिंग इन फेज फाई एंड सच दैट फाई लेस देन पाई बाई टू। क्या वोल्टेज और करंट फाई से डिफर है, या अगर फाई फेज से डिफर नहीं है तो क्या फाई पाई बाई टू से कम होगा। ठीक है, तो देखिए मैं सर रफ कर सकता हूं अगर इजाजत होगी तो आपकी। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ये समझाने के लिए है, ऑप्शन इसका अभी तक ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, और इसे अभी चेक करते हैं। तो इतने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसे रफ करता हूं। ठीक है, ओके। अब देखिए,
अब यहाँ पर क्या बात है, इसमें बात यह है कि आपका जो पावर फैक्टर है किस में जीरो होता है। देखिए P इज इक्वल टू कितना होता है, वी आई कॉस फाई, और ये क्या होता है, RMS वैल्यू होती है। ये भी कौन सी वैल्यू होती है, RMS वैल्यू होती है। और ये कॉस फाई पावर फैक्टर है। तो कॉस फाई पावर फैक्टर किस में जीरो होता है, इंडक्टर में जीरो होता है, कैपेसिटर में जीरो होता है, क्योंकि 90 डिग्री का वहां पर डिफरेंस आता है, कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है जीरो। लेकिन अब जब इसमें बात चल रही है किसमें, ट्रांसफार्मर में, तो ट्रांसफार्मर की कॉइल का पावर फैक्टर डज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, और जब इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, अगर मैं ये कहूं कि क्या ये 90 से बड़ा होगा, तो 90 से भी बड़ा नहीं हो सकता, जीरो तो है नहीं और 90 भी नहीं है। 90 कब होता, कि जब या तो कैपेसिटर होता या इंडक्टर होता, लेकिन ये जीरो भी नहीं है। ठीक है, तो जीरो भी नहीं है और 90 भी नहीं है, तो इसका मतलब जीरो और 90 के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो बात आई इसकी फाई की जो आई, तो ये फाई आपका लेस देन π/2 होना चाहिए, और यहां पर फाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जीरो तो है नहीं, ग्रेटर देन जीरो है, और फाई लेस देन π/2 है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका ये वाला जो ऑप्शन है, वोल्टेज एंड करंट पॉसिबली डिफरिंग इन फेज फाई सच दैट फाई लेस देन π/2, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है, पहला और चौथा ऑप्शन यानी कि ए और डी राइट है। तो राइट ऑप्शन आपके कौन कौन से हो गए, ए और डी। ठीक है, अभी ये कंप्लीट हो गए हैं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब और क्वेश्चन आप देखें, तो अब क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, डज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ का वॉयलेशन नहीं है। ठीक है, उस लॉ का वॉयलेशन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि जितनी इसमें इनपुट पावर होती है उतनी ही इसमें आउटपुट पावर होती है। ठीक है, जितनी इनपुट पावर होगी उतनी ही आउटपुट पावर होगी। अब मैंने आपको बताया था PI बराबर PO, अब ये किसके बराबर हो जाएगा, V इंटू आई, ये भी V इंटू आई। लेकिन यहाँ पर ये कौन सा वोल्टेज है, प्राइमरी वोल्टेज है, करंट प्राइमरी करंट है, यहाँ पर सेकेंडरी वोल्टेज है, और सेकेंडरी ही की कॉइल में करंट है, यानी कि सेकेंडरी करंट सेकेंडरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ये होता है कि अगर हमने यहाँ पर वोल्टेज को ज़्यादा कर दिया, जैसे मैंने एग्जांपल में देता हूँ आपको कि इन दोनों का प्रोडक्ट, ये इनपुट पावर 10 वाट है, 10 वाट, तो इसकी आउटपुट पावर भी 10 वाट होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं ना आप, इतना मैं अलग कर देता हूँ, सही है। ठीक है, ये देखो आप, अब इसे यहाँ देखिए, इनपुट पावर मैंने 10 वाट ली, तो आउटपुट पावर भी 10 वाट मिलेगी आइडल ट्रांसफार्मर के लिए। लेकिन जो हमारे घर में ट्रांसफार्मर यूज़ होता है उसकी आउटपुट पावर कम होती है। मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था, ये कंडीशन आइडल के लिए है, आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए है। ठीक है, अब यहाँ पर VP IP इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। अब मैं अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करता हूँ, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम कर देता है। सपोज कीजिए यहाँ पर ये 5/2 है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में 2/5 कर दिया, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा है और करंट कम है। और आप लोगों को पता है, जहाँ पर वोल्टेज ज़्यादा होता है वहाँ पर करंट कम होता है। ठीक है, और जहाँ पर वोल्टेज कम होगा वहाँ पर करंट ज़्यादा हो जाएगा। तो अब देखो 5/2 कितना हो गया, 10 हो गया, 2/5 ये भी कितना हो गया, 10 हो गया। तो क्या कोई यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वॉयलेशन हुआ, बताइए, हुआ? नहीं हुआ ना, गुड। इस वजह से ये आप इसका आंसर समझ गए, डज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वॉयलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देर इज नो वॉयलेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज द इनपुट पावर इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटपुट पावर फॉर एन आइडल ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब एक चीज ये है, बच्चे सोच रहे होंगे सर बार बार आप ये कह रहे हो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन यहाँ तो पावर है, एनर्जी कहाँ से आ गई, समझ रहे हो ना, गुड। तो देखिए, आपको पता है पावर का जो फॉर्मूला होता है P = W/T, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है,
अब मैं इस टाइम को कितना ले लेता हूं, 1 सेकेंड ले लेता हूं, तो पावर किसके बराबर आ गई, वर्क। और आप जानते हैं कि वर्क साहब जो हैं ये बराबर होते हैं एनर्जी के, ठीक है। तो पावर किससे रिलेट हो गई, वर्क से। वर्क किससे रिलेट होता है, एनर्जी से। तो हो गया ना एनर्जी कंजर्वेशन, गुड। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसे रफ कर दो मैं, मेरा डस्टर बार बार कहां चला जाता है, पता नहीं, इसके भी पर ही लग रहे दिखे हैं डस्टर के। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर, हाउ इज द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस अलोंग विद द यूज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो देखो कैसे हम, इन्होंने कहा है कि स्टेट द अंडरलाइंग प्रिंसिपल, पहले तो स्टेट करना है, हमें स्टेटमेंट देना है प्रिंसिपल का, किसके, ट्रांसफॉर्मर के। तो आप सबको पता है सुंदर सा प्रिंसिपल है, 2 वर्ड का प्रिंसिपल है, 2 वर्ड। और वो वर्ड कौन से हैं, म्यूचुअल, MUTUAL, म्यूचुअल इंडक्शन, INDUCTION। अगर तुम्हें कुछ भी याद ना रहे तो बस इतना लिखे आना, म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। उसके बाद में है, हाउ इज द लार्ज स्केल ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब हम बहुत ज़्यादा स्केल पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या होता है। तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जब जहां से एनर्जी चलेगी, ठीक है, तो वहां पर हम कौन से ट्रांसफार्मर लगाएंगे, स्टेप अप, जिससे कि वोल्टेज को बढ़ा दिया जाए। अब जब वोल्टेज, थोड़ा सा दोबारा से मैं तुम्हें पिक्चर दिखाता हूं, इसे मैंने रफ कर दिया, ठीक है। वैसे तो स्क्रीनशॉट आप ले ही लेंगे, ठीक। अब देखिए पिक्चर दिखा रहा हूं मैं आपको, ये इलेक्ट्रिकल लाइन के 2 तार जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये तार जा रहे हैं तो यहां पर आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जो कि इसमें हाई वोल्टेज को डेवलप कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेप अप लगाया, हाई वोल्टेज हो गया, वो लाइन में गया, पावर ट्रांसमिशन लाइन में गया। उसके बाद में फिर जब ये यहाँ पर आएगा हमारे घरों से पहले, तो इसमें थोड़ा सा हमारे घर से पहले लगा दिया जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये भी यहाँ ट्रांसफार्मर लिखे देता हूं मैं, ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने क्या किया, जो वोल्टेज बढ़कर आ रहे थे, और वोल्टेज हमने क्यों बढ़ाए थे, क्योंकि पावर लॉस कैसा होगा, पावर लॉस लेस होगा, लेस पावर लॉस, यहाँ लिख देना लेस पावर लॉस, ठीक है। उसके बाद में अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो कितने वोल्टेज मिलेंगे, जो हमारे घरों की सप्लाई के लिए यूज हो सकते हैं, 220 वोल्ट। अब 220 वोल्ट किसने कम करा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने। तो पावर ट्रांसमिशन में 2 टाइप के ट्रांसफार्मर यूज हुए, जहां से हम लाइन भेजेंगे वहां पर स्टेप अप, और फिर जहां हमारे घरों में लाइन आने वाली होगी, ठीक है, उससे पहले लगेगा स्टेप डाउन। फिर आप कहोगे सर हमारे घर में भी तो एक ट्रांसफार्मर होता है स्टेबलाइजर, ठीक है, लेकिन बेटे वो दोनों काम करता है, स्टेप अप भी करता है वो और स्टेप डाउन भी कर सकता है। तो अगर यूज आते हैं जो अभी मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, इसमें फिर मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चन लिखूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसमें अगला क्वेश्चन, ये 2 प्यारे से क्वेश्चन है, सुंदर से, बेहतरीन से, उन क्वेश्चंस को देखते हैं अब, ठीक है। जादू, फिर 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, draw 2 arrangements of primary and secondary windings in a transformer, which arrangement will have higher efficiency and why। यानी कि हमें 2 अरेंजमेंट बताने हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स के, ठीक है, जिसमें ट्रांसफार्मर जो मतलब ट्रांसफार्मर में बताने हैं, ड्रॉ द 2 अरेंजमेंट्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स इन ए ट्रांसफार्मर। हमें 2 अरेंजमेंट बताने हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के ट्रांसफार्मर में, विच अरेंजमेंट विल हैव हायर इफिशियंसी, और कौन से अरेंजमेंट की इफिशियंसी हाई होगी और क्यों, ठीक है। तो देखिए 2 अरेंजमेंट, एक तो अरेंजमेंट ये है, ठीक है, ये वाला, और एक अरेंजमेंट ये है ट्रांसफार्मर का, ठीक है। इसमें आपका ये वाला पोर्शन है, समझ रहे हो बात को, नॉलेज के दीवानों, बोर तो नहीं हो रहे हो, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, मगर कोई नॉलेज का दीवाना भी तुमने पढ़ा है। चलो तो देखो, अब ये यहाँ पर क्या है, ये कौन सी टाइप बताई थी मैंने आपको उस दिन, मतलब पिछली वीडियो में, शेल टाइप, ठीक है। ये कौन सी बताई थी आपको, कोर टाइप,
कोर टाइप कोर है, ये शेल टाइप कोर है। अब इसकी इसी बीच वाली पोर्शन पर हमारी प्राइमरी कॉइल होती है। ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और इसी बीच वाले पोर्शन पर सेकेंडरी कॉइल होती है, बीच वाले पोर्शन पर सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये थोड़ा पास को बन गया। देखिए इसमें यहाँ पर इधर हो गई ये प्राइमरी कॉइल, ये वाली जो इसकी ये है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ठीक है। और इधर होती है इसकी सेकेंडरी कॉइल, ये इसकी सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, आप देख सकते हैं इसमें मैंने पिछले जो ट्रांसफार्मर के हमने लॉसेस पढ़े थे उसमें मैंने आपको बताया था इसमें फ्लक्स लीकेज कम होता है, क्योंकि कपलिंग जो है कॉइल की प्राइमरी और सेकेंडरी की वो बहुत एक दूसरे से बहुत सटीक है, यानी कि मिले हुए हैं। जो मैग्नेटिक फ्लक्स पहली कॉइल का होगा प्राइमरी कॉइल का, वो सेकेंडरी से पूरा लिंक हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट कंप्लीट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो सेकेंडरी कॉइल से लिंक तो होगा लेकिन सारा नहीं होगा, इसमें कुछ फ्लक्स लीकेज होगा। तो इसमें नो फ्लक्स लीकेज, नो फ्लक्स लीकेज, ठीक है। इसमें फ्लक्स लीकेज ज़्यादा होगा, ठीक है। फ्लक्स लीकेज, मोर फ्लक्स लीकेज, मोर फ्लक्स लीकेज, ठीक है। तो जब इसमें फ्लक्स लीकेज नहीं होगा, कोई फ्लक्स लीकेज नहीं है इसमें, कैसा होगा, ज़ीरो लीकेज, अप्रोक्सीमेट, कंप्लीट ज़ीरो नहीं, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट का साइन लगा देता हूं मैं, अप्रोक्सीमेट ज़ीरो लीकेज। यहाँ पर लीकेज ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक है। तो जब यहाँ पर कम है तो ये वाला जो ट्रांसफार्मर होगा इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, और जब एनर्जी लॉस नहीं होगा तो इसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी। क्यों होगी ज़्यादा? क्योंकि आपको इफ़िशियंसी का फॉर्मूला बताया था, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%, ठीक है। ये अब जब ये बात आ जाती है इसमें, यानी कि ईटा इज इक्वल टू आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, फ्लक्स लीकेज नहीं है, फ्लक्स लीकेज नहीं है तो पावर लॉस नहीं है, पावर लॉस नहीं है तो जितनी इनपुट पावर होगी उतनी ही आउटपुट पावर होगी। और जब आउटपुट पावर भी और इनपुट पावर भी दोनों बराबर होंगी तो यहाँ पर ईटा आपको कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। तो कौन सा ज़्यादा इफ़िशियंट हुआ, ये वाला ट्रांसफॉर्मर ज़्यादा इफ़िशियंट होगा, ये उसके मुकाबले कम इफ़िशियंट होगा। बात क्लियर? ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप, फिर मैं आगे चलूँ वरना, ठीक है। चलिए, डस्टर फिर उड़ गया डस्टर। चलो, डस्टर ही बार बार उड़ जाता है ये, इसे अब मैं रफ कर दूँ, 3 तक गिन रहा हूँ, 1 2 3 गो। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें अगला क्वेश्चन है, राइट वन यूज ईच ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और स्टेप अप ट्रांसफार्मर का, इनका एक एक यूज लिखना है। तो देखिए ये जो ट्रांसफार्मर है ये यूज होता है बैटरी चार्जर में, BATTERYCHARGER, ठीक है, बैटरी चार्जर। थोड़ी सी राइटिंग गंदी सी आ रही है तो यार एडजस्ट कर लेना, नॉलेज के दीवानों। तो बैटरी चार्जर, ठीक है। अब बैटरी चार्जर में होगा, एक होता है अगर आपने लैब में एक्सपेरिमेंट किए हो तो वहां पर यूज होता है बैटरी एलिमिनेटर, तो वो बैटरी एलिमिनेटर में भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है। तो इसमें और एक पॉइंट बढ़ा दूं तो वो हो जाएगा बैटरी, BATTERY, बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है। तो बैटरी एलिमिनेटर में बैटरी चार्जर में स्टेप डाउन होगा। अब तुम कहोगे सर एक और बता दो, एक और बता दो सच में। चलो तो लिख लो सभी, वेल्डिंग पर्पस, वेल्डिंग मशीन या वेल्डिंग पर्पस में जो यूज़ होता, ठीक है, वो भी कौन सा यूज़ होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ध्यान से सुन लो, वेल्डिंग पर्पस, बैटरी चार्जर, बैटरी एलिमिनेटर, ठीक है सभी, बात आ गई समझ में? ओके। अब देखिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पर यूज़ होगा, तो इसका बस एक यूज़ लिख लो, एक पूछा एक ही लिख लो।
और वो यूज़ ये है पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। अब मैंने इतने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं ये, अब एक क्वेश्चन और बता देता हूं जाते जाते। आपसे ये पूछा जाएगा ट्रांसफार्मर यूज्ड इन विच करंट, ट्रांसफार्मर यूज इन विच पावर सप्लाई, इन विच पावर सप्लाई, एसी और डीसी। तो देखो एसी में यूज़ होगा ये या डीसी में यूज़ होगा, तो आपको सबको पता है, फटाक से बताओगे सर एसी में यूज़ होगा। बिल्कुल सही बात है, डीसी में ये यूज़ नहीं होगा। अब सवाल ये है क्यों, अगर आपसे ये पूछे यार बताओ डीसी में क्यों यूज़ नहीं होता, अगर आपसे सिर्फ ये है एसी और डीसी, तो एक तो क्वेश्चन ये बन गया, फटाक से आपने आंसर दे दिया एसी में यूज़ है। इसका आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा अब तक, इसे मिटा देता हूं मैं। अब उसके बाद में आप ये तो कह दोगे कि सर ये एसी में यूज़ होता है, डीसी में यूज़ नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आ जाए, देखिए 7, 8, ये क्वेश्चन नंबर बन गया आपका 9। अगर क्वेश्चन आ जाता आपका 10, वाई नॉट यूज्ड इन डीसी, वाई नॉट यूज इन डीसी, ठीक है, वाई नॉट यूज इन डीसी, ओके, ठीक, वाई नॉट यूज इन डीसी, यानी कि डीसी में क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा ये डायरेक्ट करंट। एसी का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट में क्यों यूज नहीं होता, तो देखो डायरेक्ट करंट में इस वजह से यूज नहीं होता। ये दोबारा से मैं ट्रांसफार्मर भैया का डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी कॉइल है, ये आपकी प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल मार्कर भी पूरा मेरा खत्म हो गया आज, देख लो अब जल्दी जल्दी, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। अब अगर हम यहाँ पर डीसी करंट अप्लाई करते हैं, तो आप सभी को पता है कि डीसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि ये जो डांस करता है ना डीसी करंट, वो बिल्कुल भी डांस नहीं करता, बिल्कुल शांत रहता, ठीक है। और जब ये बिल्कुल शांत रहता है डीसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0। अल्टरनेटिंग करंट बहुत डांस करता, और जब ये अल्टरनेटिंग करंट डांस करता तो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, इसे 50 साइकिल भी कहा जाता है। और डीसी की होती है 0 हर्ट्ज, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 हर्ट्ज, ठीक है। और जब इसकी डीसी की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, डीसी आपने प्राइमरी कॉइल में दे भी दिया, मान लेते हैं दे दिया, ठीक है। अब प्राइमरी कॉइल में आपने डीसी करंट दे ही दिया, तो यहां पर फ्लक्स में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जितना फ्लक्स बन गया वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया, वो उसमें चेंज नहीं हुआ क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। और जब वो कांस्टेंट रहा, तो जब इसमें फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट डेवलप नहीं होगा, जिसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा। म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगा तो ट्रांसफार्मर का फिर क्या काम, फिर वो कहेंगे जी मैं ही क्या करूं अब यहाँ पर, जब रसगुल्ला ही नहीं है, तो जिस शादी में रसगुल्ला ना हो हम जाते ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जब फ्रीक्वेंसी नहीं है तो ट्रांसफार्मर वहां जाएगा ही नहीं, काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो डीसी में इसका कोई वर्क नहीं है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नॉलेज के दीवानों तक मेरी बात पहुंचा दो। आप भी दीवाने हैं नॉलेज के, मैं भी दीवाना हूं, तो इस दीवाने की, नॉलेज के दीवाने की बात आप नॉलेज के दीवानों तक पहुंचा दो, दूसरे नॉलेज के दीवानों तक पहुंचा दो। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।